बिहार की सियासत में एक पुरानी कहावत है, सरकारें आती हैं जाती हैं लेकिन बाहुबली अमर रहते हैं। हाल ही में अनंत सिंह, जिन्हें उनके चाहने वाले छोटे सरकार कहते हैं, उनकी गिरफ्तारी ने एक बार फिर बिहार के उस काले दौर की यादों पर जमी धूल को उड़ा दिया है, जब अपराध और सियासत एक ही सिक्के के दो पहलू हुआ करते थे। एक ऐसा दौर जब बिहार में क्राइम पेट्रोल की टैगलाइन हुआ करती थी, सावधान रहे, सतर्क रहे और हो सके तो जल्दी से बिहार छोड़कर कहीं और रहे। वो दौर था जंगल राज का, एक ऐसा अंधेरा, एक ऐसी काली रात जिसकी सुबह होने में बिहार को 15 साल लग गए। तो आइए आज बिहार के उसी काले अध्याय के पन्ने पलटते हैं, ताकि आने वाले कल में कोई फिर से उस इतिहास को दोहराने की हिम्मत ना कर सके। नमस्कार, मैं हेमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। और आज हम चीरफाड़ करेंगे बिहार के उस जंगल राज की, जिसके किरदार आज भी सियासत की बिसात पर अपनी चालें चल रहे हैं। जंगल राज की इस खूनी कहानी को समझने के लिए हमें इसके सबसे बड़े आर्किटेक्ट को समझना होगा, लालू प्रसाद यादव। जेपी आंदोलन से निकले गरीबों के मसीहा की छवि वाले लालू जब 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उम्मीदों का सैलाब आ गया था। लेकिन लालू सिर्फ नेता नहीं, राजनीति के सबसे शातिर रणनीतिकार थे। उन्हें पता था कि सत्ता का सिंहासन वोटों की सीढ़ियों से चढ़कर मिलता है और बिहार में वोट का मतलब था जाति। लालू ने एक अचूक फार्मूला बनाया, M+Y, यानी मुस्लिम और यादव। 17% मुस्लिम और 14% यादव, कुल 31% का एक ऐसा अभेय किला जो किसी भी चुनावी लहर का रुख मोड़ सकता था। आडवाणी का रथ रोककर वो मुस्लिमों के रक्षक बन गए और मंडल कमीशन के बाद पिछड़ों के सबसे बड़े नायक। लेकिन इस वोट बैंक को सिर्फ बनाना काफी नहीं था, इसे बूथ तक लाना और विपक्ष के वोटों को बूथ से दूर रखना भी जरूरी था। और ये काम शरीफों का नहीं था। और यही से स्क्रिप्ट में एंट्री होती है जंगल राज के असली सेनापतियों की, बिहार के कुख्यात बाहुबलियों की। लालू ने नारा दिया सामाजिक न्याय का, लेकिन इस न्याय की तलवार थमा दी गई उन अपराधियों के हाथ में जिनका न्याय करने का तरीका कट्टा और गोली से शुरू होता था। लालू का मॉडल बड़ा सीधा और साफ था। बाहुबली चुनाव में वोट की गारंटी देंगे, बूथ मैनेज करेंगे, सवर्णों के वोट को डरा धमकाकर घर बैठाएंगे और बदले में सरकार उन्हें पुलिस प्रशासन और कानून से पूरी तरह इम्यूनिटी देगी। ये एक खुली डील थी, तुम हमें पटना की गद्दी दो, हम तुम्हें तुम्हारे इलाके की सल्तनत देंगे। और इस डील का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय था मोहम्मद शहाबुद्दीन, सिवान का सुल्तान। एक ऐसा नाम जिससे पुलिस भी थर-थर कांपती थी। लोग कहते थे कि सिवान में कोर्ट कचहरी नहीं, शहाबुद्दीन की अदालत चलती है। उसका आतंक ऐसा था कि एक डीएसपी ने उसे सैल्यूट नहीं किया तो उसने सरेआम थप्पड़ जड़ दिया था। जब उसकी मर्जी के खिलाफ कोई एसपी तैनात हुआ तो उसके काफिले पर गोलियां चलवा दी। जब पत्रकार उससे इंटरव्यू लेने जाते थे तो उनके ड्राइवर खौफ से गाड़ी रोक देते थे। सोचिए, जेल के अंदर भी वो कैदी नहीं, राजा था। जेलर की कुर्सी पर बैठकर जनता दरबार लगाता था। 60 से ज्यादा क्रिमिनल केस, जिनमें 2 भाइयों को तेजाब से नहलाकर मारने जैसा घिनौना अपराध शामिल था। लेकिन आरजेडी के टिकट पर वो 4 बार सांसद बना। गांधी और अंबेडकर भी सोचते होंगे कि यार, हमारे लिए तो कभी इतने प्यार से अमर रहे के नारे नहीं लगे। और ये तो सिर्फ झांकी थी, एक बिंगो कार्ड बना लीजिए, मर्डर, किडनैपिंग, रंगदारी, बूथ कैप्चरिंग, रेप, और देखिए हर बाहुबली का नाम आते आते आपका कार्ड कैसे भर जाएगा। कोसी के इलाके में आनंद मोहन सिंह का राज था, जिस पर एक ऑन ड्यूटी डीएम जी कृष्णैया को पीट कर हत्या करने का आरोप था। एक गैंगस्टर छोटन शुक्ला के जनाजे में भड़की भीड़ को आनंद मोहन ने उकसाया और उस बेकसूर अफसर को गाड़ी से खींचकर मार डाला गया। आज उसी आनंद मोहन का बेटा आरजेडी से विधायक है और पत्नी सांसद। फिर से पुरनिया के रॉबिन हुड पप्पू यादव, जो आज टीवी पर ज्ञान देते हैं और गरीबों की मदद करते दिखते हैं। लेकिन एक दौर था जब उन पर विधायक अजीत सरकार की हत्या का आरोप लगा था। कहते हैं उन पर 41 क्रिमिनल केस हैं। आज वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलते हैं। मतलब गजब का ट्रांसफॉर्मेशन है। अनन्या पांडे भी स्ट्रगलिंग एक्टर बनने में इतना स्ट्रगल नहीं करती जितना ये बाहुबली शरीफ बनने में करते हैं। और मोकामा के छोटे सरकार अनंत सिंह को कौन भूल सकता है, जो कैमरे पर लालू यादव को भी हड़का देते हैं।
जो नीतीश कुमार को चांदी के सिक्कों में तौलते हैं। ये बाहुबलियों की वो नस्ल है जो सरकारें बदल जाने के बाद भी अपना वजूद बनाए रखती हैं। ये लिस्ट बहुत लंबी है। सुरेंद्र यादव, रीतलाल यादव, मुन्ना शुक्ला, सूरजभान सिंह, हर इलाके का अपना एक सरकार था और इन सभी सरकारों का एक ही सुपर बॉस था जो पटना में बैठा था। इन बाहुबलियों ने बिहार में अपराध को एक इंडस्ट्री बना दिया था और इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे मुनाफे वाला स्टार्टअप था किडनैपिंग। जी हाँ, इसे मजाक में ई बिजनेस कहा जाता था। ई फॉर एक्सटॉर्शन यानी रंगदारी। 1992 से 2001 के बीच सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 25,000 से ज्यादा किडनैपिंग हुई। मतलब हर रोज औसतन 6 लोग किडनैप होते थे और ये तो सिर्फ वो केस हैं जो रिपोर्ट हुए। असलियत इससे कहीं ज्यादा भयानक थी। डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी, कोई सुरक्षित नहीं था। आलम यह था कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सरकार को चिट्ठी लिखकर पूछा, हुजूर हम टैक्स किसको दे, आपको या इन गुंडों को। इस खौफ का नतीजा ये हुआ कि बिहार से बिजनेस, इंडस्ट्री और टैलेंट का पलायन शुरू हो गया। जो बिहार देश को सबसे ज्यादा आईएएस देता था, वो बिहार अब देश को सिर्फ एक खौफनाक कहानी और पलायन करते मजदूर दे रहा है। और चुनाव तो एक मजाक बनकर रह गया था। बूथ कैप्चरिंग बिहार की पहचान बन गई थी। 1996 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में जितने बूथ पर दोबारा वोटिंग हुई उसका 44% अकेले बिहार में था। 1990 से 2004 के बीच चुनावी हिंसा में 650 से ज्यादा लोग मारे गए। ये लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र का अंतिम संस्कार था जो हर चुनाव में गाजे बाजे के साथ होता था। जब बाहुबली और अफसरशाही दोनों सरकार के सामने नतमस्तक हो जाए तो सबसे ज्यादा मार पड़ती है इंसानियत पर। दो ऐसी घटनाएं हैं जो जंगल राज के घिनौने चेहरे को बेनकाब करती हैं और दिखाती हैं कि ये सिर्फ राजनीतिक अपराध नहीं था, ये समाज के नैतिक पतन की कहानी थी। पहली, चंपा विश्वास कांड। एक आईएएस अफसर की पत्नी के साथ एक आरजेडी विधायक के बेटे ने 2 साल तक बार बार रेप किया और ये सब विधायक की नाक के नीचे उसके घर में होता रहा। जब पीड़ित महिला ने हिम्मत करके केस दर्ज कराया तो उल्टा उसी पर आरोप लगा दिए गए। सिस्टम बहरा और अंधा बना रहा क्योंकि आरोपी की मां लालू की करीबी थी। दूसरी कहानी, शिल्पी गौतम हत्याकांड। 1999 में मिस पटना रह चुकी शिल्पी जैन और उसके दोस्त गौतम की लाश एक कार में मिलती है। वो कार लालू के साले और बाहुबली साधु यादव के सरकारी क्वार्टर के गैराज में खड़ी थी। देखने से मामला रेप और मर्डर का लग रहा था, लेकिन पुलिस ने इसे सुसाइड बताकर केस बंद कर दिया। आज तक ये एक मिस्ट्री है कि उस रात उस बंद कार में सत्ता के नशे में चूर दरिंदों ने क्या किया था। ये घटनाएं बताती हैं कि जंगल राज सिर्फ सड़कों पर नहीं था, वो सत्ता के गलियारों में, बंद कमरों में और लोगों के जहन में बस चुका था। 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार आई तो उन्होंने इस जंगल राज पर लगाम कसने की कोशिश की। ये मानना पड़ेगा कि शुरुआत में काम हुआ। फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, हजारों अपराधियों को सजा हुई और किडनैपिंग जैसे अपराधों में भारी कमी आई। बिहार धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा। लेकिन क्या जंगल राज पूरी तरह खत्म हो गया? शायद नहीं, उसने बस अपना रूप बदल लिया। आज वही बाहुबली या उनके परिवार के लोग खादी पहनकर माननीय बनकर विधानसभा और संसद में बैठते हैं। जो कल तक बंदूक के दम पर वोट छीनते थे, वो आज हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं। शहाबुद्दीन का बेटा आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ता है और तेजस्वी यादव उसके लिए कैंपेन करते हैं। अनंत सिंह की पत्नी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं। ये दिखाता है कि जड़ें आज भी कितनी गहरी हैं। आरजेडी आज लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करती है। ये वैसा ही है जैसे कोई डायनासोर अचानक शाकाहारी बनने का प्रण ले रहा हो। नए पोस्टर और नए नारे उस पुराने डीएनए को कैसे बदल सकते हैं? सवाल आज भी वही है, क्या बिहार उस खौफनाक दौर को पूरी तरह भूलकर आगे बढ़ना चाहता है या फिर इतिहास खुद को दोहराने के लिए दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? फैसला बिहार की जनता को करना है। आपको क्या लगता है, क्या बिहार उस काले दौर से पूरी तरह बाहर आ चुका है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी और किरदार के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए यूनाइटेड भारत। नमस्कार।